दोस्तों, आज हम एसएट पीजीटी का वो पेपर करने वाले हैं जिसमें से अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो कंसेप्ट जो है वो पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि 2019 का एसएट पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो यूट्यूब पे किसी ने सोल्व नहीं किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो पेपर है इसमें कुछ न्यूमेरिक्स जो थे वो ज्यादा थे। आज हम उनको सोल्व करेंगे जो किसी ने नहीं किया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे एसटेट पीजीटी इकोनॉमिक्स 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। आज हम 1 से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूमेरिक्स ज्यादा हैं, तो टाइम अगर ज्यादा कंज्यूम होता हुआ दिखा तो थोड़े क्वेश्चन जो है वो कम हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट 1 इकोनॉमिक्स 2019 एस्टेट का पेपर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं परफेक्ट नॉलेज चैनल पर, क्योंकि हम जो है ऐसे कंसेप्ट के साथ में आए हैं कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है जब इस वीडियो को साथ में देखें तो आप अपने आंसर्स भी जो है वो मैच करते चलें। आप मेरे से पहले अपना आंसर जो है उसको बनाते चलें, ताकि जब मैं आपसे पूछूं कि ये आंसर जो है वो कैसे आया और क्या आपका आंसर जो सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकें कि इतना जो है आंसर मेरा इस तरीके से आ रहा था। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पार्ट 1 एस्टेट इकोनॉमिक्स का पार्ट 1। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, मैं निकाल लेता हूं, पेज नंबर 22 आई थिंक। ठीक है, यस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 91 क्वेश्चन जो है वो कहता है, मौसम समाचारों में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के आंकड़े क्या दर्शाते हैं, या कहते हैं इन वेदर्स न्यूज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स फिगर्स सोर्स। ठीक है ना। तो आप जब देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की बात, तो आपको याद आता होगा जब हम रेंज को पढ़ते हैं तब भी हम जो है वो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को देखते हैं। तो यहाँ भी मैक्सिमम लार्जेस्ट मिनिमम स्मॉलेस्ट की बात की गई है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा दैट इज रेंज जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। रेंज जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। जब हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं तो ये क्वार्टाइल डेविएशन दिया था सर फ्रांसिस गाल्टन जी ने। ठीक है ना। और मीन डेविएशन की बात करें तो ये दिया था कार्ल पियर्सन एंड बॉले ने। ठीक है। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपका दिया था कार्ल पियर्सन जी ने। ठीक है ना। और ये कई बार पूछ लिया जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कार्ल पियर्सन ने कब दिया था, तो आप लिखेंगे 1893 में जो है ये दिया गया था। तो यहाँ हम इस वीडियो में जो ऑप्शंस हैं उनका भी पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। तो आप जो है वो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, आपके बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो यहाँ क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, द इकोनॉमिक साइंसेज ऑफ सीएसओ डज नॉट बिलोंग टू होम। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस है वो आपका दिया गया था 1977 में। जो फर्स्ट इकोनॉमिक आपका सेंसस हुआ, फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस जो है आपका 1977 में हुआ था। और इस सेंसस में जो है, जो इकोनॉमिक सेंसस है उसमें इंडस्ट्री, सर्विस, पब्लिक इंटरप्राइजेस को देखा जाता है। एग्रीकल्चर या क्रॉप्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, क्योंकि यहाँ पे आपका आया है सीएसओ डज नॉट बिलोंग टू, तो एग्रीकल्चर जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। कृषि जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान करना है कि अब जो है वो सीएसओ नहीं है, पहले जो है वो सीएसओ और एनएसएसओ जो थे वो अब 2019 से जो है दोनों को मिला करके एनएसओ जो है वो अकेला बना दिया गया है। तो ये क्योंकि पेपर 2019 का है, तब उससे पहले सीएसओ और एनएसएसओ जो है इंडिविजुअल यूनिट होती थी जो कि सर्वे कंडक्ट करती थी। अब जो है उन दोनों यूनिट को मिला करके एक ही यूनिट बना दी गई है, दैट इज एनएसओ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर फ्लो वेरिएबल। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान करना है दोस्तों कि जो भी आपका फ्लो वेरिएबल है, जो आपका स्टोक वेरिएबल है, ये हम पढ़ते हैं। जब हम स्टोक वेरिएबल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। और जब हम
वेरिएबल को पढ़ते हैं, प्रवाह को पढ़ते हैं, वेरिएबल को पढ़ते हैं, यानी कि वेरिएबल का मतलब फ्लो को पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आपका कहता है कि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। और ये फ्लो और स्टोक में जो चेंज यानी कि जो डिफरेंस है वो जो लेकर के आए थे, जो डिफरेंशिएट किया था, डिस्टिंग्विश किया था, वो थे आपके इरविंग फिशर जी। तो आपको ध्यान करना है कि स्टोक ऑन वेरिएबल जो है, ये कंसेप्ट जो है वो इरविंग फिशर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इरविंग फिशर जो है वो क्लासिकल जो थे उनको से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद इसको आगे फर्दर जो इसका ज्यादा इस्तेमाल किया वो किया आपके जॉन माइनार्ड कीन्स जी ने किया है। तो ये दोनों जो है इनसे जुड़े हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो मनी सप्लाई है वो भी हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है हमारी जो टोटल मनी सप्लाई है वो इतना है, ठीक है। तो मनी सप्लाई आपका जो है वो स्टॉक वेरिएबल है, ठीक है। फिर आपका कंजप्शन जो है, क्योंकि कंजप्शन आपका जो है मापा जाता है मंथ में, ईयर में, ऐसे मापा जाता है ना, कि एक महीने में मेरा इतना, एक साल में मेरा इतना, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है। उपभोग जो है आपका यहाँ राइट आ जाएगा, क्योंकि प्रवाह चर यानी कि जो फ्लो वेरिएबल है वो तो आपका कंजप्शन है। चलिए आगे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम करें तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मापा जाता है कि भाई मार्च 31 12 बज के इतने पे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इतना है। तो ये भी जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। और गवर्नमेंट का हमारा जो लोन है वो भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मापा जाता है, यानी कि मनी सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट लोन जो है आपके स्टॉक वेरिएबल हैं, और कंजप्शन जो है आपका फ्लो वेरिएबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रांसफर पेमेंट आर, ठीक है ना, ट्रांसफर पेमेंट आर, ठीक है। कहता है ट्रांसफर पेमेंट आर वो पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। पेमेंट मेड फॉर नो रिटर्न सर्विस, यस। ट्रांसफर पेमेंट वो होती है जिसमें हम कोई भी वस्तु या सेवा का सामने वाले को कोई गारंटी नहीं देते। ये ट्रांसफर पेमेंट को हम एक कहते हैं, इसका जो ध्येय है वो है ये है कि नो क्योर्ड प्रो क्यो, नो क्योर्ड प्रो क्यो, यानी कि कई बार ये भी आपको जो है देखने को मिलेगा ट्रांसफर पेमेंट के संबंध में, नो क्योर्ड प्रो क्यो, जो कहता है कि नथिंग गिवन इन रिटर्न, नथिंग गिवन इन रिटर्न, कि रिटर्न में कुछ भी वापस नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है, बिना वापसी के भुगतान जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 जो है वो क्या कहता है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मॉडल एंड द केंजियन मॉडल लाइज इन द अजम्पशन ऑफ, कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत और कींजवादी सिद्धांत में आधारभूत अंतर जो है वो किस मान्यता में निहित है। तो आप देखते हैं कि जो मनी वेज है क्लासिकल जो है वो फ्लेक्सिबल मनी वेज को मानता है, और जो केंजियन है वो रिजिड मनी वेज को मानता है। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है क्लासिकल और केंजियन में वो है आपका रिजिड मनी वेज, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये ध्यान करना है, रिजिड मनी वेज जो है वो मानता है। क्लासिकल ये मानता है कि जैसे जैसे सप्लाई और डिमांड जो है वो अनस्टेबल होते हैं तो प्राइस और चीजें जो है वो बदलती रहती हैं, और प्राइस और इनके बदलने से क्या होगा कि जो आपकी इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। लेकिन केन्स ये मानता है क्योंकि एक बार बढ़ने के बाद प्राइस को एक बार बढ़ने के बाद उसको कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पीछे जो है लेबर की जो ग्रुप्स हैं वो आ जाते हैं, लेबर के जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो लेबर ने बना रखे हैं, जो इकट्ठे होकर के संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आ जाती हैं, जो कि मनी वेज को कम नहीं होने देती, यानी कि मनी वेज जो है वो रिजिड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। तो आप ये ध्यान करेंगे कि यहाँ पर आंसर आएगा आपका रिजिड मनी वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू। तो आपको ये ध्यान करना है कि गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो आपका आया था 1991 से 2003 के बीच में आया था इंडिया में। और इसमें जो है वो आप फ्रूट्स को ऐड करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड आप हनी जो है इसके अंदर शामिल करते हैं। और इंडिया में इसके जो फादर है, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया
इज निरपाक टू तेज, ठीक है ना, ये आप ध्यान करेंगे। निरपाक टू तेज जो है वो फादर माने जाते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन की। और जैसे आपको अभी पता चल गया होगा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं बागवानी की। हॉर्टिकल्चर जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जूट में जो है वो गोल्डन फाइबर जो एक रिवोल्यूशन आया था, प्रोडक्शन ऑफ जूट, ये भी आपको ध्यान करना है। पोल्ट्री आपको मुर्गी पालन जो है वो ध्यान में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहता है कि इफ ए गवर्नमेंट इज रनिंग इन सरप्लस इट्स बजट, ठीक है ना। कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर अधिके में चल रही है तो हम मान सकते हैं कि सार्वजनिक ऋण जो है वो वी कैन एक्सपेक्ट दैट द पब्लिक डेट विल बी, ठीक है ना। तो देखिए अगर सरप्लस में है इसका मतलब है कि रेवेन्यू जो है वो एक्सीड कर जाता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से, ठीक है ना। रेवेन्यू ज्यादा है तो रेवेन्यू ज्यादा है तो पब्लिक का डेट जो है वो राइज तो करेगा नहीं, ठीक है। कर सकता है अगर आप जो है वो टैक्स रेट को कम कर देंगे, टैक्स रेट को कम कर देंगे तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा और फिर जो है ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। कॉन्स्टेंट भी नहीं होगा, राइज भी नहीं होगा, फॉल भी नहीं होगा। अगर टैक्स रेट को कम करोगे तो फिर आपका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा और आप जो है वो रेवेन्यू इज इक्वल टू स्पेंडिंग हो सकता है या रेवेन्यू इज लेस देन स्पेंडिंग हो सकता है, ठीक है ना। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आप टैक्स रेट को कट करते हैं। फॉलोइंग इफ द गवर्नमेंट यूज द सरप्लस टू रिपे इट्स पास्ट डेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो आपका डेट है वो कम हो जाएगा अगर गवर्नमेंट जो सरप्लस गवर्नमेंट के पास में है उसको वो जो डेट उसने ले रखा है उसको रिपे करने में यूज करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ये सही कह रहे हैं कि सरकार अगर उस अधिके का इस्तेमाल करेंगी तो जरूर जो है वो आपका डेट कम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 98th क्वेश्चन कहता है व्हाट डिटरमाइंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कर्व। तो आप जब ओजाइव कर्व को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं एक हम पढ़ते हैं लेस देन और एक हम पढ़ते हैं मोर देन, ठीक है ना। एक हम पढ़ते हैं मोर देन, तो जब लेस देन और मोर देन दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं मीडियन को, ठीक है ना, मीडियन को। तो आप देखेंगे यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मीडियन, माध्यिका जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो क्या कहता है एन इंक्रीज इन द ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल रिजल्ट इन, ठीक है ना, सरकारी स्वायत्त व्यय में वृद्धि जो है वो परिणाम होगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये है आपका ISLM का कंसेप्ट जो कि आपका दिया गया है केन्स एंड हैंसन के द्वारा, ठीक है ना। केन्स एंड हैंसन ने जो है इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, केन्स ISLM मॉडल। और ISLM मॉडल में जब आपकी ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जब बढ़ाएगी तो आपका जो लेवल ऑफ इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका जो है एग्रीगेट सप्लाई, ये आपकी जो है एग्रीगेट डिमांड। जब इस एग्रीगेट डिमांड के अंदर ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाएगा तो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। AD1 जो है ये बन जाएगा। देखिए मैं इसको नीचे जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आपका जो है ये एग्रीगेट सप्लाईज अनकंडीशनल इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड। ऑटोनोमस कंजप्शन जब इंक्रीज होगा तो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगी। एग्रीगेट डिमांड जो है AD1 पे चली जाएगी। तो पहले जो आपकी नेशनल इनकम थी वो आपकी इनकम ये थी, अब जो आपकी इनकम है वो बढ़ करके Y" हो जाएगी, यानी कि आपका इनकम का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो जब आपका एक तो बात की इनकम आपकी बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो यानी कि आप ये कहेंगे कि आपके पास खर्चने के लिए पैसे की डिमांड बढ़ेगी, यानी कि मनी की डिमांड बढ़ेगी। तो मनी की डिमांड बढ़ेगी तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपकी जो है वो मनी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, M/P जो है आपका यहाँ पर कांस्टेंट होता है और ये आपकी मनी की डिमांड होती है। तो मनी की डिमांड पहले ये थी तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो ये था। जैसे ही मनी की डिमांड बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि आपकी जो है
एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड जो है पूरा फुलफिल करने के लिए आप जो लोगों के पास जो पैसा है वो लोग जो है वो पैसे की डिमांड करेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे। मनी सप्लाई जो है वो फिक्स है, मनी सप्लाई फिक्स है और पैसे की डिमांड बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आर स्टार हो जाता है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहाँ इनकम भी बढ़ रही है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ आपको देखना है कि ऑप्शन जो है हमारा क्या कहेगा, कहता है कि हायर लेवल ऑफ इनकम, इनकम का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, यस। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। हायर लेवल ऑफ इनकम, यस। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर लोअर लेवल ऑफ इनकम, नहीं। लोअर लेवल ऑफ इंटरेस्ट, नहीं। लोअर लेवल ऑफ इनकम, नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 100 जो है वो क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। कहता है निम्नांकित सूचना के आधार पर प्रश्न का उत्तर जो है दीजिए। कहते हैं बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये दिया गया है, वर्ष दिए गए हैं 2011 और 13, मौद्रिक जीएनपी आपको दी गई है, नॉमिनल जीएनपी आपको दी गई है और प्राइस लेवल जो है आपको दिया गया है। वर्ष 2011 के लिए वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, द रियल जीएनपी फॉर द ईयर 2011 इज। तो जब हम रियल जीएनपी की बात करते हैं तो रियल जीएनपी के लिए हम यहाँ मैं आपको एक मेथड जो है वो लिख रहा हूँ कि रियल जीएनपी इज इक्वल टू, आप कहेंगे कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय, आप कहेंगे कि प्राइस लेवल इनटू में 100। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2011 के लिए वास्तविक पूछा गया है। तो 2011 के लिए वास्तविक पूछा गया, तो 2011 में आपका जो मौद्रिक जीएनपी है वो है 55,000। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि 55,000 डिवाइड बाय 67.50 इनटू में 100। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे, ठीक है ना, जब आप इसको कट करेंगे तो आप जो है यहाँ पर जब इसको कट करेंगे तो आपका जो है वो 81481 जो है आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसको कट करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 81481। तो आपका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 81481। क्योंकि ये मैंने पहले निकाला हुआ है तो मैं एक बार सीधा आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। आप जब इसको कट करेंगे, यहाँ आप इसको जो है कैलकुलेटर से आप इसको कट करके देख सकते हैं, इसको सोल्व करके देख सकते हैं, तो आपका आंसर जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 101 जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कहता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूं। यस, ठीक है, चलिए। कहते हैं निम्नांकित सूचना एक अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय लेखा से ली गई है। आपको कुछ जो है पर्टिकुलर्स दी गए हैं, कुछ अमाउंट्स जो है आपको दी गए हैं। नेट एक्सपोर्ट फॉर द इकोनॉमी आपको निकालना है। तो आपको पता है कि जो भी हमारी राष्ट्रीय आय होती है वो हमारी होती है, नेशनल इनकम जो होती है वो होती है हमारी C+I+G और +X-M, जिसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं नेट एक्सपोर्ट। जब हम इसको शामिल कर लेते हैं तो ये हमारी नेशनल इनकम हो जाती है। जब हम इसको यहाँ तक को शामिल रखते हैं तो ये हमारी जीडीपी हो जाती है, यानी कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है हमारा वो बन जाता है। चलिए, तो C+I+G को एक बार ऐड कर लेते हैं। तो C जो है हमारा वो है 3095 प्लस आप करेंगे 854 प्लस आप करेंगे 968। तो ये हमारी जीडीपी जो है वो टोटल हो जाएगी 3 और ये हमारी हो जाएगी 4850। ठीक है ना, इतनी हो जाएगी, नहीं, ये हमारी हो जाएगी 1 सेकेंड, 4850 नहीं होगी, इससे ज्यादा होगी। इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। यस, ये आपकी हो जाएगी 4917। ठीक है, और आपकी राष्ट्रीय जो है वो आपको दी हुई है 4850। तो आपको जीएनपी जो है वो दे रखा है 4850 और आपका जो जीडीपी जो है वो आपका आ गया 4917। तो आपको पता है कि जीडीपी और जीएनपी में जो डिफरेंस होता है वो आपका होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का।
ठीक है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, या मैं ये बोलूँ कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 4917, ठीक है ना, तो आप एक सेकेंड, तो आप यहाँ से देखेंगे कि 4850 माइनस जीडीपी आप निकालेंगे 4917, आपका आ जाएगा -67, ठीक है। तो आपका ये फोर्थ जो है ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेट एक्सपोर्ट आप कहीं कैसे निकाला सकते हो, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस जीडीपी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है, क्वेश्चन 102 जो है वो आपका क्या कह रहा है, एक बार आप देख लीजिए। कहता है हु वाज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्टैटिस्टिक्स इन 1749 एडी। तो आपको पता है जब हम 11th क्लास में पढ़ते हैं और 11th क्लास की एनसीईआरटी को जब हम रीड करते हैं तो वहाँ सबसे पहले जो है इनका नाम लिया जाता है कि ये आपके गोटफ्राइड एकेनवॉल जी हैं, जिनको स्टैटिस्टिक्स का फादर जो है वो कहा जाता है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। गोटफ्राइड एकेनवॉल जो है वो फादर ऑफ, इन्होंने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था 1749 में। गोल्डन वॉल्टर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई बड़े हिस्टोरिक नेम नहीं है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया। कार्ल पियर्सन जो है इन्होंने कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो दिया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आप यहाँ पर देखते हैं। और फिशर जो है एनोवा, आप यहाँ देखते हैं, इनको मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, तो आप याद करेंगे। लेकिन यहाँ पर 79 जो है वो क्लियर क्रिस्टल कर दे कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोटफ्राइड एकेनवॉल, ठीक है ना। ये आप थोड़ा ध्यान करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 103 जो क्वेश्चन कहता है निम्नांकित समकों में 2008 को आधार मान करके 2011 के लिए सूचकांक की गणना कीजिए। इन द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर 2011 ऑन द बेसिस ऑफ 2008। तो आपको ईयर दिया गया है, आपको जो है वो प्राइस दिए गए हैं, ठीक है, और इनको आपको बेस मान करके जो है आपको सूचकांक की गणना करनी है। तो जब इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि P01 इज इक्वल टू P1 बाई P0 इंटू में 100, ठीक है। तो P1 आपका जो आपका है वो है 2011 और P0 जो आपका है वो है 2008, क्योंकि बेस जो है वो 2008 को माना गया है और जिसके लिए निकालना है वो 2011 है, ठीक है। तो 2011 में आपका जो है वो है 60 और 2008 में है वो है आपका 20 इंटू में 100। तो आप जो है इसको काटेंगे, कट करेंगे तो 20 या 60, 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 जो है आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 जो है वो क्या कहता है, कहता है 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ठीक है ना। कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीएम फॉर 4 एंड 16। तो जब हम जीएम की बात करते हैं तो हम फॉर्मूला लिखते हैं जीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, और यहाँ पर ए क्या है हमारा 4, बी क्या है हमारा 16, और इसका हमने कर लिया अंडर रूट। तो जब 4 को 16 से करेंगे तो आ जाएगा 64 का अंडर रूट, और 64 का अंडर रूट जो होता है वो हमारा होता है 8। तो जीएम हमारा आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हम इसमें देखते हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एएम, जीएम एंड एचएम में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो एएम जब हम निकालेंगे, इन्हीं दो का अगर हमें एएम निकालना पड़े तो एएम हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे को जो आइटम दिए गए हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। तो 4 + 16 को हम जोड़ लेंगे और जितने नंबर ऑफ आइटम होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, ये हमारा आ गया एएम, ठीक है ना। एएम अगर हमको निकालना होता तो उसका आंसर आता 10, जीएम का कितना आया है 8। लेकिन एचएम की जब हम बात करते हैं तो एचएम में आप क्या करते हैं 2ab डिवाइड बाई a + b, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। तो 2 × 4 × 16
डिवाइड बाय 4 प्लस 16। तो यहाँ आपका जो टोटल होगा वो हो जाएगा 64 का डबल 128 और डिवाइड बाय 20। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 6.4। ठीक है, तो यहाँ आप जब इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.4। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एएम का आंसर सबसे बड़ा है, तो एएम जो है वो बड़ा होता है जीएम से और जीएम बड़ा होता है एचएम से। तो आपको कई बार ये ध्यान देना है कि एएम इज ग्रेटर देन जीएम और जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 जो है वो, एक सेकेंड, क्या कहता है, कहता है गिवन, आपको कुछ जो है चीजें दी गई हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर्स आपको दिए गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, आई थिंक आपको विजिबल होगा, यस, इतने में विजिबल हो जाना चाहिए क्योंकि आपको गिवन है ये चीजें, और कुछ स्पेस हम रख लेते हैं क्योंकि इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन आपको कोई भी चैनल पे कोई नहीं करवाता है। ठीक है ना, वो आपको वैसे क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपको पहले चाहते होंगे। ठीक है, मैं आपको रियल जो 2019 का पेपर है उसके रियल क्वेश्चन को रियल तरीके से, कैसे जब आप बैठते हैं तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं, क्योंकि पूछा क्या गया है, दिया हुआ है आपको उपभोग, आपको दिया हुआ है उपभोग, आपको जो है वो गिवन है, निवेश आपको गिवन है, सरकारी व्यय आपको गिवन है, निर्यात आयात मुद्रा की पूर्ति आपको जो है वो गिवन है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वेग जो है, वेलोसिटी ऑफ मनी जो है आपसे पूछी गई। और जब हम वेलोसिटी ऑफ मनी की बात करते हैं तो फिशर की इक्वेशन हमारे को याद आती है। क्या फिशर क्या कहते थे कि MV इज इक्वल टू PQ, यानी कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो मनी सप्लाई और वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है ना, तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो हमारा क्या होता है आपको पता ही है। जहाँ PQ की हम बात करेंगे वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल प्रोडक्शन की बात करेंगे, जो कि हमारा होगा C + I + G। तो ये जो PQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो PQ जो हमारा हो जाएगा C + I + G + X - M। तो C हमारा जो है वो है 500 प्लस I जो है हमारा वो है 150 प्लस G जो है हमारा 140, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में से अगर हम एक्सपोर्ट को रखेंगे 80 - 60 तो +20 जो है आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो +20, तो टोटल में आपका जो है ये बन जाता है 810। ठीक है ना, तो ये आपकी आ गई PQ। तो अब हम रखेंगे मनी सप्लाई, आपको दिया गया है 162, तो 162V, क्योंकि M की जगह वैल्यू रखा है, PQ की वैल्यू हमने रख दी 810। ठीक है ना, 810, तो आप कहेंगे कि V इज इक्वल टू 810 डिवाइड बाई 162। तो यहाँ पर जब आप इसको कट करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5, क्योंकि इसके 5 मल्टीप्लाई में आप जो है 810 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, तो 5 जो है वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। चलिए, कहता है कि द 14th फाइनेंस कमीशन 2015 to 2020। देखिए यहाँ आपको ये साफ एक, तो ये क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान करेंगे 2015 से 20 में आया था 14th फाइनेंस कमीशन। ठीक है ना, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर VY रेड्डी जी। ठीक है ना, VY रेड्डी जी थे, और 2015 से 20 के टेन्योर में आया था। 14th फाइनेंस कमीशन था, उसके चेयरपर्सन थे VY रेड्डी, और इन्होंने जो है कहते हैं रेडिकली इनहेंस द शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल डिविजिबल पूल। तो पहले जो है वो सेंट्रल टू स्टेट जो शेयर था वो 32% था, उसको इन्होंने बढ़ा दिया था, 42% कर दिया था। तो आपको ये ध्यान करना है 32 से 42 किया था, तो यहाँ पे शेयर जो है वो 32 to 42% जो है ये आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन को भी एक बार पढ़ लेना है, 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और इसके जो
चेयरमैन है वो हैं आपके एन.के. सिंह जी, एन.के. सिंह, और ये 2020 से 25, और इसमें आपका जो स्टेट शेयर वो आपका है 41%। यहाँ पे आपका 42% था ना, ठीक है, तो आपको ये ध्यान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या हुआ, 107, यस 107 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देख लीजिए एक बार। कहता है कि एक अर्थव्यवस्था में संभावित प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्या होगी यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2% है और पूंजी उत्पाद अनुपात 5 हो और विनियोग स्तर की जीडीपी 25% हो। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये हैरेड डोमर मॉडल से लिया गया है। हैरेड डोमर मॉडल ग्रोथ इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं हैरेड डोमर मॉडल, जहां हम ये देखते हैं कि जो ग्रोथ रेट होती है जिसको हम जी से लिखते हैं वो होती है S/V की, यानी कि आप ये कहेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट रेट है डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। एस क्या है आपका इन्वेस्टमेंट रेट, वी क्या है आपकी कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो जो आपकी जो कैपिटल आउटपुट जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो आपकी है 25% और जो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो है 5, ठीक है। तो जब आप इसको काटेंगे तो आपकी जो ग्रोथ आएगी वो आएगी 5%, ठीक है। ग्रोथ आपकी 5% है, लेकिन जब आप देखते हैं कि पर कैपिटा ग्रोथ क्या हुई तो आप क्या करते हैं, जो ग्रोथ रेट होती है उसमें से पॉपुलेशन रेट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो पर कैपिटा आपको देखना है, पर कैपिटा ग्रोथ आप देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि रियल ग्रोथ माइनस पॉपुलेशन ग्रोथ। तो रियल ग्रोथ आपकी कितनी है 5% और पॉपुलेशन कितने से किया 2% से, तो पर कैपिटा कितना है आपका 3% जो आपका आंसर आ गया। तो 3.0% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए व्हाट इज द फिशर इंडेक्स नंबर, तो आपको बताइए आइडियल जो इंडेक्स नंबर है जो कि टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों को जो है वो सेटिस्फाई करता है, वो है आपका फिशर इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। फिशर इंडेक्स नंबर, इसको आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, और ये आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट FRT और आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट TRT दोनों को जो है वो सेटिस्फाई करता है। और ये लास्पेयर एंड पास्चे के ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि L/P जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है फिशर इंडेक्स नंबर, ठीक है ना, फिशर इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये आप जो है वो देख लेंगे फॉर्मूला, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि पहली भारतीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई थी, तो विच प्राइम मिनिस्टर रिलीज द फर्स्ट इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आप ये ध्यान करेंगे कि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे, 2002 में जो है वो प्रधानमंत्री थे। और UNDP ने आपको पता ही है, UNDP ने 1990 में, ठीक है ना, HDI को अपनाया था। और HDI को बनाने वाले थे, एक तो थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ये असल में महिला थे, और इंडिया के आपके डॉक्टर अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलकर के HDI को निर्मित किया था, और HDI जो है उसको अपनाया था। UNDP जो है वो HDI रिलीज करता है 1990 में, और उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री थे जब फर्स्ट टाइम इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज किया गया था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान कर लेना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे को ये बता दें कि आपके कितने क्वेश्चन जो है इसमें करेक्ट हो रहे थे, कितने क्वेश्चन के कंसेप्ट जो है आपने नए सीखे हैं। और अगर आप टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा बैच जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही मिनिमम रेट पर आपको टेट की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, परफेक्ट नॉलेज पर। अगर आप बैच को परचेज करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी जो इच्छा है वो आप जाहिर करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे जो है वो कांटेक्ट करेगी, और हम मिलकर के टेट को अपनी बार जरूर क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 1 यहाँ, पार्ट 2 जो है वो जल्द लेकर के हम आने वाले हैं। तब तक बने रहें हमारे परफेक्ट नॉलेज
यूट्यूब चैनल के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।